नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा SBK महाविद्यालय जैसलमेर से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निराला जी की एक अन्य कविता संध्या सुंदरी। भिक्षुक की भांति ही यह कविता भी उनके परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन सन 1930 में हुआ था। हम पूर्व में भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वैसे तो छायावाद का प्रारंभ हम सन 1916 से मानते हैं, परंतु सन 1913 से लेकर के 20 तक के काल में हिंदी में विशिष्ट प्रकार की रचनाएं पर्याप्त मात्रा में देखने को मिली। उन्हीं विशिष्ट प्रकार की रचनाओं के लिए आगे चलकर छायावाद शब्द का प्रयोग किया गया। अनेक आलोचकों में इस बात को लेकर मतभेद भी है कि छायावाद का प्रारंभ 1916 से माना जाए या 1918 से। छायावाद की रचनाएं अपने वर्ण विषय प्रतिपादन तथा रचना शैली में द्विवेदी युग के इति वृत्तात्मक काव्य से सर्वथा भिन्न थी। उसमें जहां एक और द्विवेदी युगीन इति वृत्तात्मकता वस्तु वर्णन के स्थान पर वस्तु के व्यक्तिगत राग विराग युक्त रूप के प्रति नीति मूलक सुधारवादिता तथा आदर्शवादिता के स्थान पर स्वच्छंद और कोमल भावनाओं के प्रति, प्रबंध के स्थान पर गीति काव्य के प्रति और कला पक्ष के अंतर्गत स्वच्छंद छंद मुक्त योजनाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही अमूर्त उपमान योजना, चित्रमयी भाषा, नवीन प्रतीक विधान, शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग इत्यादि इन सभी में अपनी विशेष रुचि प्रदर्शित की। वहीं दूसरी ओर प्रकृति, उसके विभिन्न प्रकार के सौंदर्य और उसके पीछे निहित शक्ति को काव्य रचना का स्वतंत्र विषय भी बनाने पर आमादा रहे। हम आगे देखते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप अधिकांश छायावादी काव्य जो है वो प्रकृति वर्णन संबंधी रहा है। प्रकृति वर्णन भी इसमें अनेक रूप के हैं। उनमें से एक है उसका मानवीकृत रूप, जो कि इन सभी कवियों के काव्य में परिलक्षित रहा है और छायावाद कवियों का प्रिय विषय भी यही रहा है। चाहे आप प्रसाद जी का काव्य देख लीजिए, कामायनी को पढ़ लीजिए, पंत जी या निराला जी और महादेवी जी के काव्य को देख लीजिए। इनमें उषा, संध्या, रात्रि आदि से संबंधित जो अनेक चित्र हैं वो मानवीकरण अलंकार से लबरेज दिखाई देते हैं। वे इसी धारणा की पुष्टि करते हैं। प्रकृति के इस मानवीकरण में एक तत्व और भी अधिक महत्वपूर्ण बन पड़ा है, वह है नारी भाव का आरोप। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण करते समय इस तत्व का सहारा लिया है। चाहे हम पंत जी की कविता नौका विहार का प्रथम छंद या कविवर निराला जी की सुप्रसिद्ध रचना जूही की कली, इन सभी को पढ़ते समय हमें इस प्रवृत्ति के रूप दर्शन होते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि नारी भाव के आरोप ने इन दृश्यों को बहुत अधिक मनोहारी बना दिया। जब हम संध्या सुंदरी पढ़ते हैं तो इस कविता की लोकप्रियता के आकर्षण के प्रमुख आधार यही दो तत्व रहे हैं। पहला है मानवीकरण और दूसरा है नारी भावों का आरोप। मूल विषय है संध्याकालीन मौन धीरे धीरे उतरता आ रहा है, अंधकार और संध्या तारा। मानवीकरण और नारी भाव के आरोप द्वारा कवि ने इस मौन, अंधकार और तारे को जीती जागती नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे संध्या को सुंदरी के समान बताते हुए मेघमय आसमान से धीरे धीरे उतारता बताया है, तारे को हंसते हुए दिखाया है और गुथे हुए घुंघराले काले काले बालों से उस संध्या का अभिषेक करते हुए दिखाया है। ये सभी नारी भावों का आरोप करके मानवीकरण अलंकार को भी बहुत अधिक सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। यही कला पक्ष इन कविताओं की विशिष्ट उपलब्धि रही है। स्वच्छंद छंद का प्रयोग और इस छंद का सफल प्रयोग, न सिर्फ प्रयोग बल्कि सफल प्रयोग। इस छंद का प्रथम प्रयोग करता ही अमेरिकी के कवि वाल्ट व्हिटमैन माने जाते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको हम बांग्ला से आगत बताते हैं, जिसे लाने का श्रेय निराला जी को ही है। निराला जी ने इस छंद का संबंध वेदों से स्थापित कर दिया। हो सकता है कि वे इस क्षेत्र में वाल्ट व्हिटमैन से प्रभावित न होकर वेदों से ही
अभिभूत हुए हों या प्रेरित हुए हों, जो भी है, आरंभ में निराला जी ने इस छंद का प्रयोग न कर इसका विरोध भी किया था, लेकिन बाद की कविताओं में यही छंद उनकी कविताओं में दिखाई देता है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने उनका उपहास किया था कि सबसे अधिक विशेषता आपके पदों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझौला देखकर ही बहुत से लोग इसे रबर छंद या केंचुआ छंद भी कहते हैं। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने बहुत अधिक की है। यह हर्ष का विषय है कि परिमल की लोकप्रिय सिद्ध होने वाली लगभग सभी रचनाएं इसी छंद में हैं और संध्या सुंदरी उनमें से एक है। देखिए, इन पंक्तियों को देखकर भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और स्नातक स्तर पर तो इन पंक्तियों को देख करके इस संबंध में इस कविता की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप इन पंक्तियों को भी अपने उत्तरों में कोट कीजिए, उनको शामिल कीजिए, लिखिए। निश्चित रूप से आपका उत्तर जो है वो उत्कृष्ट कोटि का बन जाएगा। तो आइए चलते हैं कविता की ओर। इस कविता को पढ़ने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आप सिर्फ कविताओं के प्रसंग, भावार्थ और विशेष की ओर ही ध्यान न दें, अपितु उस कवि के काव्य कौशल की ओर भी ध्यान दें। जैसे प्रश्न जो कवियों पर बनते हैं उनको भी आप लिखने का प्रयास करें। जैसे निराला जी की कविताओं का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, निराला जी की काव्य साधना पर लेख लिखिए, निराला जी का स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में मूल्यांकन कीजिए, उनकी काव्यगत विशेषताएं दिखाइए या उनके काव्य के भाव, सौंदर्य तथा कला विशिष्ट पर लेख लिखिए, इत्यादि इत्यादि। इन प्रश्नों को भी आपको लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तो आइए काव्य की तरफ बढ़ते हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। दिवसा वसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, उठा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक। कवि कहते हैं कि दिन का अंत समीप है। दिवसावसान का मतलब है दिन का अवसान, उसका अंत समीप है। आकाश में बादल छाए हुए से ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे मेघमय आसमान से, मेघ से घिरे हुए आसमान से धरती की ओर अंधेरा घिर रहा है और कोई परी सी सुंदर नायिका धीरे धीरे धरती पर अवतरित हो रही है। कवि ने यहाँ संध्या के मादक वातावरण को सुंदरी का रूपक दिया। चारों ओर फैला हुआ अंधकार संध्या सुंदरी का अंचल है, जिसमें चंचलता का आभास मात्र भी नहीं है, अर्थात चारों ओर नीरवता या स्तब्धता छाई हुई है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। यहाँ पूर्व और पश्चिम दिशा की लालिमा उसके दोनों मधुर होठ हैं, जिसमें कहीं भी हास और विलास का आभास नहीं है, यानी कि वह बहुत ही गंभीर तरीके से धरती की ओर आ रही है, प्रकट हो रही है। हंसता है तो केवल तारा एक, उठा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक। पश्चिम दिशा में जो एक तारा दिखाई देता है हंसता हुआ, यानी कि वो अपने तेज से चमक रहा है, शुक्र तारा है। ऐसा लगता है मानो वो अपने हृदय राज की रानी यानी कि संध्या का स्वागत कर रहा हो। अभिप्राय यह है कि संध्या के मधुर वातावरण का कवि ने एक नायिका के रूप में मनोहारी चित्रण किया है। इन पंक्तियों में कवि ने संध्या काल का आकर्षक चित्रण किया है और उसका एक नायिका के रूप में सुंदरी नायिका का रूप देकर श्रृंगारिक भावना का चित्रण दिया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार तो है ही, साथ में श्रृंगार वर्णन भी है। इन पंक्तियों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग भी है। भाषा माधुर्य गुण से ओतप्रोत है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जहाँ माधुर्य श्रृंगार वर्णन होगा वहाँ माधुर्य वर्णन होगा ही, और जहाँ माधुर्य वर्णन होगा वहाँ पर कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। संस्कृत निष्ठ पदावली से युक्त भी पद्यांश हो सकता है। इन सभी बातों को देखते हुए ही आप गुणों को तय करेंगे। साथ ही मुक्त छंद तो है ही। हम इन पंक्तियों में देखते हैं कोई वर्ण का या मात्राओं के नियमों का अनुसरण नहीं हो रहा है, अतः
अतः यहाँ पर मुक्त छंद है, जिसे हम रबर छंद या केचुआ छंद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पंक्तियाँ कहीं बड़ी है और कहीं छोटी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे से केचुआ चलता है तो कभी बड़ा दिखता है और कभी छोटा। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाण, छाहसी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब। यहाँ पर कवि उस संध्या सुंदरी को अलसाई हुई लता के समान बता रहा है और कोमलता की कली कह रहा है। आशय है संध्या काल में कोमल कलियां और लताएं जिस प्रकार मुरझा जाती है, उसी प्रकार इस समय जो संध्या सुंदरी है वो अलसाई यौवन का प्रतीक प्रतीत होती है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहें, यानी कि नीरवता यानी शांति, और शांति रूपी सखी के कंधे पर बाहें डालकर आकाश मार्ग से छाया की तरह धरती पर अवतरित हो रही है। छाहसी अंबर पथ से चली, यानी छाया की तरह धरती पर अवतरित हो रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, यानी उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती, नहीं उससे किसी प्रेम के राग का आलाप सुनाई देता है। अर्थात जिस प्रकार संध्या समय के दृश्य में हमें चारों ओर नीरवता दिखाई देती है, उसी प्रकार यहाँ पर जब संध्या सुंदरी का आगमन है तो समस्त चारों दिशाओं में शांति व्याप्त है। केवल एक चुप्पी का आभास चारों ओर के वातावरण से हो रहा है। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अर्थात चुप्पी का आभास चारों ओर के वातावरण से हो रहा है। कवि ने इसकी कल्पना करते हुए कहा है कि चुप चुप अव्यक्त स्वर उसके पायल की रुंझुन है जो सर्वत्र सुनाई देती है। अभिप्राय है कि संध्या समय में व्याप्त नीरवता, चारों ओर छाई स्तब्धता ही अपनी चुप्पी के कारण किसी अव्यक्त ध्वनि की अनुभूति करा रहा है। यहाँ संध्या काल में प्राकृतिक क्रिया व्यापारों का बड़ा ही यथातथ्य चित्रण किया है। भाषा इसी कारण से स्वाभाविक और लाक्षणिक बन पड़ी है। उपमा रूपक अलंकारों का वर्णन हम देख ही पा रहे हैं और समस्त पूरे पद्य के अंदर, पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार तो है। पंक्तियां हैं। व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत पक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन, गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब। यहाँ कवि संध्या काल का बड़ा ही यथातथ्य चित्रण करते हुए कहते हैं कि संध्या का जुटपुट्टा इस समूचे पृथ्वीलोक पर आच्छादित हो गया है। धरती से आकाश तक धीरे धीरे संध्या का झिलमिल अंधेरा छाने लगा है। इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि चुपचाप संध्या का प्रभाव इस धरती पर शांत सरोवर में, स्वच्छ कमलिनी दल पर और सौंदर्य के गर्भ में चूर नदी के विस्तृत पटल पर छा गया है। यहाँ देखिए, सौंदर्य गर्विता सरिता यानी गर्भ में चूर नदी का विस्तृत पटल, और अमल कमलिनी दल यानी स्वच्छ कमलिनी दल, इन दोनों का वर्णन यहाँ हुआ जिस पर संध्या को छाते हुए दिखाया है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल पर, यही नहीं, धीर वीर गंभीर और अटल अचल हिमालय के शिखरों पर भी संध्या का ही साम्राज्य दूर दूर तक, जहाँ तक दृष्टि जाती है, दिखाई दे रहा है। उधर संध्या का वातावरण गंभीरता की सूचना दे रहा है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, सागर से उठने वाली प्रलयकालीन ऊंची ऊंची तरंगे और उन लहरों के घनघोर गर्जन पर भी संध्या का ही वातावरण दिखाई दे रहा है। क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, कवि कहता है कि संध्या का अव्यक्त चुप 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 जो स्वर है वो जल थल नभ हवा और आग सभी में गूंजता हुआ दिखाई देता है। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि इस जगतितल का सिंहावलोकन करते हुए चारों तरफ आच्छादित संध्या के अंधकार का बड़ा ही सहज और स्वाभाविक दृश्य दिखाई दे रहा है।
मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि छायावादी कवियों का परम प्रिय विषय रहा है प्रकृति वर्णन, और यहाँ पर कवि की कुशलता देखने को मिलती है। जहाँ संध्या सुंदरी का चुपचाप आगमन जड़, चेतन, प्रकृति आदि सभी पर उसके प्रभाव का सुंदर वर्णन उन्होंने अपनी लाक्षणिक पदावली में किया है। आगे चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाते सब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता एक विहार। यहाँ कवि स्पष्ट करते हैं कि सभी मनुष्य दिन भर के काम काज से अपने अपने घरों को लौटते हैं, तो मानो विश्राम की मदिरा प्रवाहित करती हुई इन थके हुए प्राणियों को आनंदित करती है। अर्थात संध्या का जो क्षण होता है वह एक मदिरा के प्याले के समान चित्रित किया है, और विश्राम की अनुभूति मदिरा के स्वाद के समान तथा उससे प्राप्त आनंद की प्राप्ति किसी मादक नशे से के समान यहाँ बताई है। अब कवि ने यहाँ संध्या सुंदरी का रूपक एक माँ के समान किया है। एक नवीन कल्पना का आभास देते हुए कहते हैं कि संध्या को जिस प्रकार एक माँ अपनी गोद में सुलाकर अपने बालक को थपकियां देके उसे निश्चिंत नींद में सुला लेती है, उसे आराम प्रदान करती है, उसी प्रकार संध्या को माँ का रूपक दिया है। जैसे थका मांदा व्यक्ति नींद की गोद में सोकर अनगिनत मीठे स्वप्न देखा करता है, जब सारा जगत अर्धरात्रि की निश्चलता में डूब जाता है तो उस समय कवियों का काव्य प्रेम यहाँ उमड़ने लगता है। कवि का बढ़ जाता अनुराग, उसके विरह व्याकुल कमनीय कंठ से अपने आप प्रेम का विरह गीत फूट पड़ता है। विहाग से मतलब विरह गीत है। आशय है कि कवि हृदय अर्धरात्रि को जागता है, क्योंकि काव्य निर्माण में वह शांत वातावरण में अपने गीतों का निर्माण करना चाहता है और उस वातावरण को अपने अनुकूल पाता है। तो यहाँ पर संध्या उसे एक माँ के समान आराम देने वाली प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जो संध्या सुंदरी का वर्णन है उसके दो रूपक बांधे गए हैं, एक नायिका का रूपक है और दूसरा माँ का रूपक है। यहाँ पर माँ का रूपक देकर उन्होंने एक वात्सल्य रस की अनुभूति भी कराई है। रूपक अलंकार और श्रृंगार तो रस तो है ही, साथ साथ वात्सल्य रस का भी आभास थोड़ा थोड़ा यहाँ कवि ने दिया है। यही इन कवियों की विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को देवी, माँ, सहचरी, प्राण सभी रूपों में चित्रित करने का प्रयास किया है। आप छायावादी कवियों का वर्णन भी पढ़ें, जो स्नातक के द्वितीय वर्ष में जब छायावाद संबंधी वीडियो आएंगे उनमें किया जाएगा, उसे भी सुने, उसे भी देखें और उन्हीं सांचों में उन्हीं विशेषताओं के साथ छायावाद के प्रसाद, पंत, निराला जी और महादेवी जी को ढालने का प्रयास करें, उसी के साथ उनका वर्णन करें। उन्हीं विशेषताओं को लेकर यदि इस किसी भी कवि का वर्णन आता है कि महादेवी जी के काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए या निराला जी की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो जो छायावाद की विशेषताएं बताई जा रही है उनमें यदि इन विशेष कवियों की पंक्तियों का उदाहरण दे देंगे तो आपका उत्तर परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपको विशेषताएं एक ही बार याद करनी है, परंतु अलग अलग कवियों की पंक्तियां भी उन संबंधों में आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार अपने बड़े उत्तर को तैयार कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक।